नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस खबर में हम बात करते हैं 3 बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर आप पर होता है। अक्सर खबरें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से आपके लिए ज़रूरी कौन है ये समझना आसान नहीं होता। इसलिए हम इस खास बुलेटिन में आपके लिए लेकर आते हैं चुनकर वो खबरें जिनका आप पर बहुत इम्पैक्ट होता है, आप पर असर होता है, आपकी रोज़मर्रा के जीवन पर असर पड़ता है। मकसद और कोशिश ये है कि आप तक हर वो खबर पहुंचे, हर वो ज़रूरी खबर पहुंचे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तेहरान में घमासान की वजह से एलपीजी संकट पूरी दुनिया पर है और इसी के साथ ही देश में भी एलपीजी संकट पर बात हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरकरार है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आपको यह भी बताएंगे संकट पर सरकार ने क्या रिएक्शन दिया है। बात 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर की, जो होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ वासियों को ग्रीन कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है। और तीसरी और आखिरी खबर मुख्य चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। 193 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, लोकसभा में एक बार फिर से एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया गया है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि लोग परेशान हैं, समस्या विकराल होती जा रही है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि अभी समय है, सुधर जाओ। यानी कि कांग्रेस और सरकार के बीच में जबरदस्त संघर्ष, वार पलटवार का दौर दिख रहा है। सियासी रसाकसी दिख रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार एलपीजी संकट का मुद्दा उठा रहे हैं। लोकसभा में एलपीजी संकट पर आज भी हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने इस पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में प्रदर्शन किया। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि सदन में हंगामा जारी रहा। ऐसे में पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी का रवैया ठीक नहीं है, अब भी समय है, सुधर जाइए। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि लोग परेशान हैं, तमाम रेस्तरों में गैस खत्म हो रही है, समस्या विकराल होती जा रही है। सिर्फ प्रचार से सरकार किसी चीज को दबा नहीं सकती है। एलपीजी संकट पर सड़क से संसद तक हंगामा है। सांसदों ने एलपीजी संकट पर प्रदर्शन भी किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि एलपीजी मुद्दे पर संसद में मुझे बोलने नहीं दिया गया। वहीं एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। पीएम ने कहा है कि कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। यानी विपक्ष इंटरनेशनल क्राइसिस को सियासी एजेंडे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सरकार भी एक्शन मोड में है। पूरे देश में एस्मा लागू कर दी गई है। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को लागू कर दिया गया है, जिसमें कि किसी भी ज़रूरी सामान के भंडारण पर पूरी तरीके से रोक है। यानी कि बड़ी मात्रा में कोई भी एलपीजी सिलेंडर्स को स्टॉक नहीं कर सकता है। सरकार ने संसद में भी जानकारी दी कि ना तो तेल की किल्लत है, ना ही गैस की किल्लत है, लेकिन फिर भी बाजार में एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है। कई जगहों से खबर आ रही है कि लोग एलपीजी के लिए जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कई जगह कालाबाजारी की खबर भी आ रही है। कुछ लोगों ने इस मामले में अब फायदा उठाने की, कई व्यापारियों ने कोशिश भी शुरू कर दी है। लेकिन इस मामले में सरकार लगातार एक्शन में है। सरकार ने एस्मा लागू किया है। आपको बता दें कि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा है। सांसदों ने एलपीजी संकट पर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है और कहा है कि एलपीजी पर मुझे संसद में बोलने नहीं दिया गया। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे सहयोगी नैना जुड़ रही हैं। नैना के पास चलते हैं। नैना, एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और इस क्राइसिस को सियासी एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले खबर क्या है, डिटेल से बताइएगा। देखिए विवेक, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है और उस तनाव का असर पूरी दुनिया पर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है जिससे सबसे ज्यादा व्यापार होता है तेल का, और ईरान, इजराइल, अमेरिका का ये तनाव पूरी दुनिया पर वैश्विक संकट के रूप में खासतौर से सीएनजी, एलपीजी और ऑयल के दामों के साथ में नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि ये कहा जाए कि बाहर से फिलहाल आवक भी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है, अब ऐसे में बड़े दावे ये किए गए कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर एलपीजी का
का संकट है और इसी को लेकर सदन में भी आवाज उठाई गई। और आज अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार इस पूरे मसले पर हल्ला बोल कर रहा है। हमने देखा कि कैसे अभी चूंकि बजट सत्र चल रहा है तो विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार को घेरा। विपक्ष सोशल मीडिया से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री पर निशाने साधते हुए उनकी तरफ से बातें कही गई। खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। राजस्थान में आज बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शनों के अलग अलग स्वरूप नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस रूप में कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाले जो गिरोह हैं वो भी बड़े सक्रिय हैं, इस पर भी चिंता लगातार जाहिर की गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जब इस पर पूरी सफाई भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि देश में किसी तरह की कोई ऑयल संकट या किसी तरह का एलपीजी संकट नहीं है, इसीलिए ऐसी किसी अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। पर्याप्त स्टॉक है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को भुना रहा है और यही वजह है कि हमने देखा कि आज कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमने देखा राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद सड़कों पर उतरा और लगातार प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें प्रियंका गांधी से रिलेटेड या उसके उन्हीं के साथ साथ कई और भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी लगातार इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। और पार्लियामेंट के अंदर ही ये कहा जाए कि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिले, मकर द्वार के पास में भी आज ऐसे ही एक बार फिर से सभी सांसद इकट्ठे हुए, महागठबंधन के सांसद सभी इकट्ठे हुए और उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर इसे इस रूप में देखा जा सकता है विवेक कि फिलहाल ये प्रदर्शन थमने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मसला है जो हमेशा से बड़ा चर्चा में रहा है। लगातार नैना, सबसे जरूरी सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्राइसिस को लेकर जब देश मुसीबत में है तो क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये कोई देश में पैदा हुई दिक्कत नहीं है कि इसकी वजह से देश के अंदर की चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल ठहराए। देश में रिफाइनरीज और जो बाकी गैस स्टेशन हैं और गैस प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं और मोर देन 100% फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा यूपीए के टाइम में जब गैस प्राइसेस बढ़े थे तब कांग्रेस के लीडर्स का बयान था कि 900 रुपये गैस कनेक्शन के लिए नहीं दे सकते क्या, गैस सिलेंडर के लिए नहीं दे सकते क्या। आपको याद होगा मनीष तिवारी ने एक बार कहा था कि जो प्राइसेस होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं। यही बात पी चिदम्बरम ने कही थी, यही बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी। जब उनके समय में प्राइस हाइक होता था तो वो कहते थे लिक्विड गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस क्या हैं। तो आज की तारीख में वो थ्योरी खत्म हो गई है या फिर सिर्फ राजनीति मकसद है? देखिए विवेक, वही बात है कि जब जब अगर महंगाई की बात होती है तो वो सबसे बड़ा राजनीति का मुद्दा बन जाता है। हर चुनाव में हर पार्टी के लिए गरीब, महंगाई ये मसले ही रह जाते हैं, लेकिन उसका समाधान ये ऐसा लगता है कि जब सत्ता पर या गद्दी पर जब कोई बैठता है तो वो बड़े गौण हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। आपने चूंकि यूपीए का जिक्र किया, हमें वो तस्वीर भी बार बार जहन में आती है कि जब यूपीए के कार्यकाल के दौरान सिलेंडर की कीमतें बढ़ी तो किस तरह से बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, स्मृति ईरानी हो या फिर तमाम शीर्ष नेतृत्व लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर आए थे और महंगी सब्जियों की माला बनाकर या फिर ये कहा जाए खाली सिलेंडरों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल वही है, हालात थोड़े जुदा हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने पहला सवाल किया कि जिस रूप में ये जो वैश्विक मंदी है या ये जो अभी हालात नजर आते हैं ये किसी सिचुएशन भारत के अंदर से क्रिएटेड नहीं है, वैश्विक आपातकाल है इनफैक्ट। बिल्कुल की जद में पूरी दुनिया है और जिसमें सुपर पावर अमेरिका जैसे देश भी अगर उस जद में है तो भारत की अपनी बड़ी स्तर की तैयारियां हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए भी कदम कहीं ना कहीं सरकार को ही उठाने हैं और विपक्ष की भूमिका है सवालों को उठाने की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आखिर उसे किस रूप में आगे बढ़ाया जाता है। ये सिर्फ सवाल है या राजनीति का विषय है, ये भी अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है या फिर वाकई में विपक्ष को आम जनता की इतनी ज्यादा
चिंता है, क्योंकि यही हाल जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भी ऐसा नहीं है कि जो गैस सिलेंडर है उनको 200, 500 या 1000 रुपए के अंदर ही मिल रखे हो, वहां पर भी स्थिति इसी रूप की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस कालाबाजारी को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रखे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा जब ये इसको लेकर आंकड़े पेश किए गए थे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी जब आंकड़े पेश किए तो उन्होंने बाकायदा ये बताया कि किस रूप में लगातार आपूर्ति के लिए उनके पास में पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाले ऐसे गिरोह हैं या फिर जो लोग हैं वो लगातार ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि पैनिक क्रिएट हो जाए, पैनिक बाइंग लोग करने लग जाएं, और पैनिक बाइंग का ही नतीजा है कि 1000 का सिलेंडर लोग 3 से 4000 में लेने को भी मजबूर है। आप तो सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, जो व्यापारी हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित वो हो रहे हैं सीधे सीधे। जी, मैं आपको, अब तो सिलेंडर की बात करिए, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जब बाजार में निकला, मैंने अभी, आप जानती हैं कि मेट्रो सिटीज़ में, सेमी मेट्रोज़ में, टायर 3 सिटीज़ में अब फास्ट डिलीवरी कल्चर भी शुरू हो गया है, जिसको गिग वर्कर्स कहते हैं, जो आपके यहाँ 10 मिनट्स में ग्रोसरी पहुँचा सकते हैं। मैंने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे चेक कर लिया, 4 से 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो नोएडा एनसीआर में सर्व करते हैं। किसी के पास इंडक्शन कुकर नहीं है जो बिजली से चलता है। मैंने लोकल मार्केट्स में चेक कर लिया, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर एक भी इंडक्शन नहीं है। मैंने जितने भी बड़े इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं जहाँ पर बिजली के सामान मिलते हैं, मैंने वहाँ भी चेक कर लिया, वहाँ भी कोई शॉप नहीं है। हाँ, किसी के पास है तो 6000, 7000, 8000, 9000 वो अपने हिसाब से प्राइस कोट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में पैनिक सिचुएशन ये है, और ऐसे सिचुएशन में जब लोग और ज़्यादा पैनिक ना करके कुछ गलत कदम ना उठा लें, कहीं किसी सिचुएशन और वर्स ना हो जाए कंट्री के अंदर, तो इसको सस्टेन करने की आवश्यकता है। एक मुश्किल दौर है, हमको इसको साथ में निकालना होगा। लेकिन अब जब विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है तो पैनिक सिचुएशन हो सकता है कई इलाकों में, और इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, ये मैं वार्न करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है? इसमें कोई शक नहीं है, यही वजह है, बार बार विवेक कहा जाता है कि मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस मॉनिटरिंग के साथ साथ एक मजबूत नीति और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी अगर ऐसे कोई आपातकाल या मुश्किल की घड़ी होती है तो उसमें सबको साथ मिलकर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने देखा यही वक्त इस तरह का, हालांकि इस दौरान युद्ध का वक्त था, युद्ध का वक्त है, लेकिन पहले वक्त था कोविड का, और इस दौरान भी जब कई बार लॉकडाउन या कई बार परिस्थितियां ऐसी रही कि हो सकता है स्टॉक में कमी आ जाए, तो लोग पैनिक बाइंग करने लगे थे, और उस दौरान भी कालाबाजारी जमकर होती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने ये कहा जाए कि उस वस्तु के 4 से 5 गुना ज्यादा कीमतें दी, और उसका पर्याप्त स्टॉक था। इसके बावजूद ये एक तरह से इस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका विपक्ष की भी होती है। और यही वजह है कि ऐसे वैश्विक संकट के वक्त में क्या राजनीति कर लेना ही, ये कहा जाए कि अपनी राजनीति को चमकाने का ही एकमात्र तरीका है फिलहाल। लेकिन ये कहा जाए कि राजनीति में सब कुछ संभव है, और यही वजह है जो हर बार हर राजनीतिक दल करता है। इसीलिए यही वजह है कि जब यूपीए की सरकार हो तो विपक्ष में उस समय एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो सड़कों पर होते हैं। अब एनडीए की सरकार है तो यूपीए के जो तमाम घटक दल हैं वो सड़कों पर हैं। और ये सिर्फ संसद के अंदर की ही तस्वीर नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि खासतौर से आपने अगर बात कही कि जो मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज के अलावा सबसे ज्यादा चिंता की बात हो जाती है जो पिछड़े इलाके हैं। पहले वक्त था, खासतौर से अगर हम गांव की बात करें तो कैरोसिन बहुत आसानी से मिल जाया करता था, आज के वक्त में वो भी नहीं है। दूसरी तरफ आपने कहा कि इंडक्शन कुकर की, ये ऐसे तमाम जो अलग अलग, देखिए आज के दौर में चीजों को नैना, मार्केट में अगर होते, बिल्कुल सही बात है, आज के दौर में चीजों को फैक्चुअली चेक कर पाना थोड़ा आसान हो गया है। मतलब एआई का जमाना है तो ये बहुत सहूलियत वाली बात होती है, ये हम लोगों के लिए भी सहूलियत की बात है। मैंने एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, एआई से कि मोदी सरकार में तेल और गैस भंडारण में कितना इजाफा हुआ मनमोहन सरकार की तुलना में। जो जवाब आया वो मैं शेयर करना चाहता हूं। हालांकि एआई के जवाब को बहुत सटीकता के आधार पर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी बहुत कैलकुलेशंस के आधार पर, और बहुत ज़्यादा जितने रिसर्च पेपर्स आए हैं, जितने डेटा सरकार ने दिए, उन सबको कैलकुलेट करके सेकेंड्स में एआई आंसर करता है। एआई का आंसर क्या है कि मनमोहन सरकार तक रणनीतिक भंडारण हमारे देश में बिल्कुल ना के बराबर थे, लेकिन मनमोहन सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से 2014 के बीच में। रणनीतिक भंडारण की योजना यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुई थी। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडूर में पहले फेज का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 2014 तक ये भंडार पूरी तरह चालू नहीं हो पाए थे। मोदी सरकार में 2014 से वर्तमान तक फेज 1 में कुल 3 केंद्रों की क्षमता 5.33 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन है। इसको पूरा किया गया, इसको तेल से भरा गया। 2026 तक की स्थिति के अनुसार भारत के पास लगभग 14 दिन का तेल भंडार रिजर्व है।
कुल रणनीतिक और रिफाइनरी स्टॉक मिलाकर फेज 2 का विस्तार किया जा रहा है, जहां पर ओडिशा में चंडीखोल और कर्नाटक के पाडुर में 6.5 MMT की अतिरिक्त भंडारण क्षमता को मंजूरी दी गई है, जिससे भारत की सुरक्षा जो है, ऊर्जा सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। एक और छोटा सा डेटा जल्दी से दर्शकों के साथ शेयर कर लेता हूं, उसके बाद आखिरी जवाब से लूंगा। 2014 तक गैस पाइपलाइन हमारे देश में लगभग 14,000 किलोमीटर थी। 2024 से 26 तक मोदी सरकार में 33,000 किलोमीटर से ज्यादा की गैस पाइपलाइन है और उस पर कार्य प्रगति पर है। LNG टर्मिनल उस वक्त 4 थे, आज लगभग 8 हो चुके हैं। PNG कनेक्शन उस वक्त 25 लाख थे, आज 1 करोड़ 25 लाख से अधिक घरों में PNG कनेक्शन है। CNG गैस स्टेशन 900 स्टेशन थे, आज की तारीख में 6,000 से अधिक स्टेशन है। मुझे लगता है कि जब विपक्ष ये सवाल पूछता है कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है, तो हमें विरासत में क्या मिला है 1947 से लेकर अब तक 2014 तक, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। नैना, एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे कि अगर ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 1950, 1960, 1970 से काम किया गया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आज शायद ये स्थिति हमारे सामने होती कि एक वॉर की वजह से हम गैस के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देखिए विवेक, मुझे लगता है कि हमेशा किसी खासतौर से पुराने वक्त को और मौजूदा वक्त को तुलना करना मुझे कई बार ये थोड़ा जस्टिफाई इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि वक्त बदलता रहा है। बदलते वक्त के साथ ज़रूरतें बदलती रही हैं। ज़रूरतों के बदलने के साथ साथ ये कहा जाए कि लोगों के संसाधन भी बदलते रहे हैं और यही वजह है कि आज के वक्त में ऊर्जा सिक्योरिटी तो कभी नहीं बदली ना। ठीक है, लेकिन यही जब वजह है तेल कि और गैस की बात होती है तो 2003 में भी तेल और गैस की यही सिचुएशन थी, जब अमेरिका पूरी दुनिया को रौंद रहा था तेल की वजह से, और आज 2026 में भी वही सिचुएशन है जब अमेरिका पूरी दुनिया को रौंद रहा है तेल की वजह से। विवेक, हमेशा एडवांस्ड वे में आगे बढ़ने की लोग कोशिश करते हैं। एक वो वक्त था जब हमेशा हर घर में ये कहा जाए कि सिर्फ चूल्हा चला करता था, वो भी कैरोसिन या लकड़ी या कोयले के माध्यम से, और वो तस्वीर अब बदलते बदलते LPG या ये कहा जाए गैस पाइपलाइन के माध्यम तक पहुंच चुकी है और ये कहा जाए कि अब अगला अध्याय सोलार का है। यही वजह है कि बार बार ये बात कही जाती है कि आजकल लोगों की निर्भरता जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पर भी एक आधुनिकता की तरफ जाए और यही वजह है कि बार बार हमेशा जब जब जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमेशा से तैयार रहने की बात है। आपको याद होगा कुछ समय पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हमेशा जब जब इस तरह से आपातकाल या ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर बनना सीखा है और यही वजह है कि मौजूदा भी जो युद्ध के हालात हैं, भले ही मिडिल ईस्ट में है, एक बार फिर भारत हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक पैनिक सिचुएशन है इस वक्त, अगर राजनीति हो रही है, कहीं अगर हालात खराब होते हैं तो फिर इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, फिर उसमें विपक्ष अपने हाथ पीछे खींच लेगा और फिर विपक्ष उस पर सवाल भी पूछेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात मिली है। लखनऊ वासियों को ग्रीन कॉरिडोर परियोजना की सौगात मिली है। आज लोकार्पण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। CM योगी भी इसमें शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रीन कॉरिडोर जो है वो लखनऊ वासियों को मिल रहा है, ये बेहद खास है लखनऊ के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर की, जहां से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और 1,519 करोड़ की लागत से ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को तैयार किया गया। अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुज के पास चलते हैं। अनुज, पहले तो दिलचस्पी इस बात में है कि इसका फायदा क्या है, कहां कहां कौन कौन से इलाके कनेक्ट होंगे, लखनऊ के लोगों को जो ट्रैफिक की एक बहुत ज़बरदस्त समस्या लखनऊ के अंदर रहती है उससे कैसे आसानी मिलेगी, ये ग्रीन कॉरिडोर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाइएगा पहले। बिल्कुल, आज राजधानी वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज उनको एक तोहफा मिलने वाला है। सबसे बड़ी सौगात है कि ग्रीन कॉरिडोर के रूप में मिलेगा और ये इसका टोटल देखा जाए तो 57 किलोमीटर की जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो अभी आज सेकंड फेज का उद्घाटन होगा, साथ में थर्ड और फोर्थ फेज का शिलान्यास होगा। सेकंड फेज में पुराने लखनऊ से नए लखनऊ को कनेक्ट किया गया है। जैसे कि पुराने लखनऊ आप देखेंगे कि चौक, डालीगंज, निशादगंज, हजरतगंज जैसे इलाके हैं उसको यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा और दूसरी तरफ नए लखनऊ तरफ गोमती नगर है, गोमती नगर विस्तार है और तमाम उधर के और भी जो क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब थर्ड फेज जब स्टार्ट होगा, यानी जब उसका जब आगाज होगा तो ये समता मूलक से शहीद पथ के लिए, और जो फोर्थ फेज अगर जब शुरुआत होगी तो वो समता मूलक शहीद पथ से किसान पथ की, यानी पूरा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया जा रहा है, पूरा हर जगह को कनेक्ट किया जा रहा है और ये गोमती नदी के दोनों तरफ
तरफ ये बनाए जा रहे हैं। और इससे पहले भी कई सारे यहाँ पे हाईवेज बने थे, क्योंकि तब लंबे समय से जाम को लेकर राजधानी लखनऊ वासियों को उलझने थी और जाम का झाम लेकर तमाम हेडलाइंस बनती थी, बड़े बड़े गेस्ट आते तो उसको लेकर कई सारे असुलियत होती थी। उसको देखते हुए लंबे समय से ये प्रोजेक्ट बन रहा था और लखनऊ के लोगों के लिए ये आस थी कि कब इसका उद्घाटन हो, कब रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद भी हैं, उनको कब समय मिले, कब उद्घाटन करें। वो घड़ी आ चुकी है। 13 मार्च आज का दिन रखा गया, करीब बताया जा रहा 3:30 के आसपास उद्घाटन होगा और जनता को भी संबोधित किया जाएगा। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 7 किलोमीटर का भी फिलहाल ये इसका दायरा है और उसका लागत जो बताइए 1591 करोड़ की लागत से बनाई, 1519 करोड़ की लागत बताई गई जी। लागत से इस पर अब जरा आज के कार्यक्रम के बारे में भी जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में यहाँ के विधायक के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी और यहाँ पे जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके साथ अन्य सहयोगी लोग रहेंगे। करीब बताई जा रही है कि हजारों की तादाद में यहाँ पे जनता को संबोधित किया जाए। कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है और जो ये ग्रीन प्रोजेक्ट कॉरिडोर है इसको लेकर भी बड़ी बातें कही जा सकती है। हालांकि जिसने बनाया था ग्रीन कॉरिडोर यानी श्रमिक, उनका भी योगी आदित्यनाथ ने फूल मालाओं के साथ सम्मान किया गया था। तो आज एक बड़े तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। बड़ी बातें आज निकल के आएंगी, देखने वाली बात होती है राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं जी। लेकिन इस ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ी? और बिल्कुल ट्रैफिक को लेकर हमेशा समस्या थी और ट्रैफिक कहीं ना कहीं बड़ा दबाव रहता था। उससे अब इस ग्रीन कॉरिडोर से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जो लंबी दूरी है वो कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। यानी लंबा जो चलिए इंतजार रहेगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत का इंतजार होगा। जैसे ही यहाँ पर गणमान्य अतिथि पहुंचेंगे हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। अनुज, फिलहाल बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।